नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट्स का, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी दर्शकों का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त, आप सभी मेरे मित्रगण, मेरे चाहने वाले, आप सभी स्वस्थ होंगे, घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, टीका आप लोग ज़रूर लगवा लेना, यानी वैक्सीन जो कोविड-19 की जो वैक्सीन लग रही है सब लोग लगवा लो। मैं भी हो सकता है कल लगवाने जाऊंगा, क्योंकि अभी जो एक नया जो वेरिएंट आ रहा है कोविड-19 का, वो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो डेल्टा प्लस करके या जो भी वॉट एवर, तो लेकिन उससे सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय ये है कि हम सभी वैक्सीन लगवा लें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें, चेहरे पर मास्क लगा कर के रखें। जो भी सावधानियां सरकार द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई जाती हैं उसका हमें, उस गाइडलाइन का पालन करना है। और पिछले कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि आज बात कर लेनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई कैंडिडेट्स मेरे निराश होने लगते होंगे। तो मैं वीडियो के माध्यम से समय समय पर अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता रहता हूँ। और आज वैसे तो रविवार का दिन है, तो रविवार को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सख्ती रहती है, कुछ पाबंदियाँ रहती हैं, इसलिए जो आज का इंटरव्यू रखा है वो हमने टेलीफोनिक रखा हुआ है। तो आपको आज ऑफिस जाके या कंपनी के ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोन पर कंपनी में संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, एक जो प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू के लिए वो ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वैकेंसी पोस्ट की। अब वो जो आपके पास व्हाट्सएप पर जो वैकेंसी आती है, ऐसे हमारे लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो सभी के पास वो वैकेंसी एक साथ पहुंच जाती है। तो आप लोग कई बार कंपनी में कॉल करते हैं तो कंपनी का नंबर बिजी आता है या फिर आपको रिस्पांस नहीं मिल पाता है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये शिकायत करते रहते हैं कि सर रिस्पांस नहीं मिला, या सर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो देखिए, उसका रीज़न यही होता है। तो ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप ट्राई कर सकते हैं। और हालांकि एक इसमें रिस्क ये भी रहता है कि कई बार वो वैकेंसीज़ फुल भी हो जाती हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी अगर ट्राई करेंगे तो खैर 1-2 दिन तक तो इंटरव्यू चलते रहते हैं। कई बार वो वैकेंसी रिपीट भी होती है, अगले दिन भी हम पोस्ट करते हैं, देखा होगा आपने। और फिर भी अगर वहाँ से निराकरण नहीं हो पाता है तो आप स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर 9617367946, ये जो नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी वो हम ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो ये थी आज की बात। अब वैकेंसी के संबंध में आपको बता देता हूँ। आज जो वैकेंसी रखी गई है वो देखिए, जैसे LIC ऑफ इंडिया हो गया, और जो जैसे टाटा AIG हो गई, या जो और भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में डील करती हैं, और जो फाइनेंस कंपनी हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो काम होता है, इस टाइप से, यानी कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट जो भी होता है उसका ओवरऑल इंटरव्यू आज हमने रखा हुआ है। और ये इंटरव्यू, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कि टेलीफोनिक ही होगा। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। क्वालिफ़िकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप फ़ोन पर जानकारी भी ले सकते हैं कंपनी में कॉल करके। उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। और जब भी आप कहीं रिज्यूम सेंड करें या कहीं पर बात करें तो आप स्टाफ सॉल्यूशन के रेफरेंस से बात कीजिए। या अगर आप रिज्यूम कहीं व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो रिज्यूम के ऊपर आप स्टाफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, रेफरेंस बाय स्टाफ सॉल्यूशन। वहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी, चूँकि ये वैकेंसीज जो होती हैं वो स्टाफ सॉल्यूशन के साथ जो एसोसिएट कंपनीज़ हैं
तो उनकी वैकेंसीज होती हैं। इसलिए आप स्टाफ सॉल्यूशन का रेफरेंस दीजिए और कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आप लोग हमसे सहायता लीजिए। हमसे जो भी मदद बन पड़ेगी, जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। तो इसका नंबर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो कई बार आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा, कई बार मीडिया के लोग हमसे सवाल पूछते हैं, अखबार वाले सवाल पूछते हैं, आम लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप सरकारी कर्मचारियों का या सरकारी अधिकारियों का इतना विरोध क्यों करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं, देश की जनता से कहना चाहता हूं, प्रदेश की जनता से और आम नागरिकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा जो विरोध है वो ना तो सरकारी कर्मचारियों से है और ना तो सरकार से है और ना प्रशासन से है। हमारा जो विरोध है वो सीधा सीधा व्यवस्था और सिस्टम से है। जो ये सिस्टम एक बनाया गया है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण, ये सवाल कई बार हो सकता है आपके मन में भी आता होगा, आपके जहन में भी आता होगा, पर आप अपनी बात हो सकता है मुखरता के साथ नहीं रख पाते होंगे। तो मैं आप ज़रा अपने मन में सोचिएगा, मेरी बात पे आप मत जाना। भाई, एक सरकारी कर्मचारी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी 30 से 35,000 50,000 से ऊपर सैलरी लेता है आज की डेट में। शासकीय विभाग का अगर चपरासी भी होगा तो उसकी न्यूनतम जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है। अब ये बताइए, अगर प्राइवेट सेक्टर में एक ऑफिस बॉय या एक प्यून हायर किया जाता है तो उसको 4,000 5,000 रुपये में 10 से 12 घंटे काम करने को मजबूर किया जाता है। एक जो सरकारी विभाग का क्लर्क होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे बाबू हो, चाहे पटवारी हो, चाहे सेकेंड ग्रेड के बाबू हो, कोई भी 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये। और ख़ासकर अगर सैलरी के मामले में बात की जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनका सैलरी के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। सांसद विधायक मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि जो सरकारी प्रोफेसर 2,00,000 रुपये महीने की वेतन ले रहे हैं, ये तो केवल वो चीज़ हो गई, वो सैलरी हो गई जो उनको विभाग द्वारा हर महीने मिलनी ही है। अब उसमें अगर भ्रष्टाचार की आप रकम शामिल कर लेंगे और उसमें जो है आप जो घूसखोरी होती है उसकी रकम शामिल कर लेंगे, जो फर्जीवाड़ा होता है, जैसे फर्जी मेडिकल क्लेम लगा दिया 5,00,000 रुपए का कि हमारी पत्नी बीमार थी, हमारे बच्चे बीमार थे, वो सारी रकम आप शामिल करेंगे तो 5,00,000 10,00,000 रुपए एक प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में सरकारी प्रोफेसर हैं वो कमाते हैं। और स्वास्थ्य विभाग वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर्स हैं वो 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अब ये बताइए कि 5,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए हम गिरी से गिरी हालत में 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए ही मान के चलते हैं। सरकारी विभाग का बाबू 11 बजे से पहले या 10:30 बजे से पहले ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, 1 घंटे 2 घंटे काम करते हैं और शाम को जैसे ही 4 बजा तो घर चलने की तैयारी कर लेते हैं। और 2 फाइल बड़े मुश्किल से नहीं निपटाएंगे। आपकी सरकारी विभाग में अगर कोई प्रकरण आपका अटक जाए तो 5 साल 6 साल आपका प्रकरण निपटारा होने में समय लग जाता है। तो 2,00,000 रुपए में क्या मात्र उसकी इतनी ड्यूटी होती है, या 1,00,000 रुपए 50,000 में सिर्फ इस बात के लिए 50,000 दिया जाता है कि भैया आना और 11 बजे और राजश्री खा के और 4 बजे घर चले जाना, और रोटी लेके आते हैं इतनी इतनी, बढ़िया पेट भर के खाए, बढ़िया कटहल की सब्जी ले आए, जो है कम से कम बाबू का जो पेट होता है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, जितना बड़ा रावण का था, तो रावण के बराबर पेट लेकर के जो है कुर्सी में बैठता है। जब बाबू ना सरकारी विभाग का, तो कितनी भी मजबूत, चाहे आप सिलो कंपनी के दे दीजिए, चाहे वो चरमरा के लगता है 6 महीने में टूट ही जाएगा, लेद ही इतना बड़ा होता है बाबुओं को पैसा खा खा के, ऐसा लगता है जैसे रोटी चावल नहीं सिक्का ही सिक्का खा गए, नोट ही नोट पूरा डकार गए हैं। तो ये बताइए, ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियसली बात है। ये एक सवाल है देश के सामने, हम सब युवाओं के सामने एक ये प्रश्न है, एक क्वेश्चन मार्क है। और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, आप
इलाज के लिए कितना भी भटक लीजिए, सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के नाम पे आपको 50 जगह घुमाया जाएगा, जो दवाइयाँ दी जाएंगी उसके लिए आपको घंटों आप लाइन में खड़े रहिए, मतलब कुल मिला करके। और सबसे बड़ी बात ना, अगर डॉक्टर का टाइम 11 बज गया है, पेशेंट बाहर खड़ा हुआ है, डॉक्टर उठ के चल दिए, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, बोल दिए मेरा टाइम हो गया, मतलब 1 घंटे ड्यूटी करने का। तो सरकारी विभाग में और प्राइवेट विभाग में इतना बड़ा अंतर क्यों भाई? जो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाते हैं, टाइल्स के शोरूम में, कपड़े के शोरूम में या किसी ऑफिस में, आपको बोल देते हैं 8,000 रुपये सैलरी। ये 20,000 15,000 रुपये से ज़्यादा का काम नहीं करते हैं महीने में। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप साथ दे मेरा, आप जो भारत देश के युवा हैं, अगर केवल युवा वर्ग मेरा साथ दे देना तो इनकी सैलरी में 15,000 रुपये करवा दूं और आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की 30,000 करवा दूं। क्यों? क्योंकि आपने इतने साल मेहनत की है, इतने साल झेला है। प्राइवेट सेक्टर में ना कोई इंक्रीमेंट है, ना कोई डीए है। कंपनी का जो बॉस होगा, जो ऑनर होगा, वो आपको मेंटली टॉर्चर करेगा कि भैया इतना टारगेट नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और आप अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं जीवन पर्यंत। और ना तो हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, ना अच्छा उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, और ना हम अपने लिए एक अच्छा घर खरीद पाते हैं। और सरकारी विभाग का जो एक छोटा से छोटा बाबू भी होगा या चपरासी भी होगा, तो उसके पास दुनिया भर के घूसखोरी का पैसा होगा, 10 मंजिला मकान होगा। जब छापा पड़ता है तो आप लोग देखते ही हैं कि एक साधारण चपरासी के घर में कितनी प्रॉपर्टी निकल करके आती है। तो ये जो पैसा है, अब इसका नतीजा क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। सरकार, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो, एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो कभी बोल दे कि हम फायदे में ही हैं। हमेशा कर्ज लेकर के काम चलाया जाता है। सरकार हमेशा होती है घाटे में। अब ये घाटा क्यों होता है, इसका भी रीजन बता देते हैं। जो आदमी 5,000 का काम कर रहा है, उसको आप 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, और जो सामान खरीदने के लिए पैसा गया, जो सड़क बिजली का पैसा गया, जो आम जनता की सुविधाओं का पैसा गया, वो पूरा बाबू और अधिकारी और मंत्री मिलकर के डकार गए। तो सरकार चली गई घाटे में। हम बोलते हैं अगर किसी राज्य में 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 50,000 करोड़ रुपया उनको बांटने में जाता है, और टैक्स केवल 20,000 करोड़ रुपए कलेक्ट हो रहा है, तो सरकार के जो आय का साधन है वो तो टैक्स ही होता है। तो टैक्स का बोझ किस पर लाद दिया जाता है? आम जनता के ऊपर। आम जनता यानी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। अब इसका एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ना तो गरीब आदमी को कोई फर्क पड़ता है और ना तो अमीर आदमी को। सांसद, मंत्री, विधायक को लॉकडाउन या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? आम जनता को, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली थी। गरीब आदमी को क्यों फर्क नहीं पड़ा वो भी बता देता हूँ। गरीब आदमी को फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सरकार उनको फ्री में चावल गेहूं बिठा करके दे रही है, और मकान दे दिया तो रहने को हो गया, खाने को हो गया। तो आदमी का गला जब यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो आदमी आपसे गर्रा के ही बात करेगा। अब अपर क्लास, जो अपर लेवल के लोग हैं, सरकारी बड़े अधिकारी हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, मंत्री विधायकों को फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार के आय पे जी रहे हैं, घूसखोरी के पैसे पे जी रहे हैं, चोरी बेईमानी के पैसे पे जी रहे हैं, और उनको 2 लाख रुपए सरकार तनख्वाह अलग से दे रही है। अब जो आदमी महीने भर में 10,000 का काम करता है, 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, यानी 50,000 करोड़ रुपया बांटा आपने सैलरी के नाम पे, और टैक्स हुआ 20,000 करोड़। तो जो बाकी 30,000 करोड़ रुपए बच रहा है, तो इसके 2 उपाय होते हैं। या तो सरकार कर्ज लेगी, और या तो आम आदमी पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जैसे पेट्रोल पे, रसोई गैस पे, या सड़क का टैक्स हो गया, या जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगता है, या जो भी टैक्स लगता है, हर चीज़ का टैक्स आप पे करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये बात मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए। आप कोलगेट खरीदते हैं ना, तो कोलगेट चाहे 2 रुपया का होगा, लेकिन उस पर 8 रुपये आप टैक्स पे करते हैं, इसलिए 10 रुपये का कोलगेट है। पेट्रोल जो आप 106 रुपये लीटर आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर खरीद रहे हैं, वो पेट्रोल 25 रुपये लीटर मिल सकता है, आपको 30 रुपये लीटर मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर टैक्स इतना ज़्यादा लगाया गया, वैट इतना ज़्यादा लगाया गया है कि वो पेट्रोल 106 रुपये लीटर आप खरीदने को मजबूर है। और इसका सबसे ज़्यादा असर
पड़ता है वो पड़ता है मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर, क्योंकि जो क्लास 1 ऑफिसर है, जो मंत्री विधायक है, उनके पास तो अकूत पैसा है, तो 106 रुपये क्या 10,000 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोअर कास्ट का आदमी है, जो एकदम गरीब है, अति गरीबी की श्रेणी में आता है, उसके पास गाड़ी नहीं, उसे कहीं आना जाना नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, उसे बस खाना है और सोना है, और ज़्यादा हुआ तो 10-20 रुपये मिल गए तो एक सफ़ेद वाला लगा लिए, रात में काम हो गया, उनका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, वो भुगतना पड़ता है मध्यम वर्गीय परिवार को। तो ये जो टैक्स बढ़ाया जाता है, ये मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर लगाया जाता है और इसका हम और आप खामियाजा भुगतते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है ना कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जितना काम करते हैं उतनी ही आप सैलरी दीजिए। अगर वो एक दिन एब्सेंट होते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर में, तो आप ऑफिस नहीं गए तो आपकी सैलरी कट गई। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण। आप 1 घंटा लेट हो जाते हैं, आपकी सैलरी कट जाती है। और सरकारी बाबू 1 महीने में 15 दिन ड्यूटी करेगा और तनख्वाह पूरे। अब शिक्षा व्यवस्था की बात कीजिए, ठीक है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल हैं, फीस सब ले रहे हैं बराबर, आप और हम भर रहे हैं, ठीक है। अब सरकारी जो बड़े स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ऐसे और जो पिछड़े राज्य हैं, राजस्थान जैसे, वहाँ जो गांव के सरकारी स्कूल हैं, आपके गांव में भी सरकारी स्कूल होगा और वहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जाके आप सवाल कीजिए प्रिंसिपल से या सरकार से। ये प्रश्न पूछना आपका हक बनता है कि क्या जो गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एक भी दिन क्या ऑनलाइन क्लास लगी है? गाँव में जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, उनकी शिक्षा का क्या होगा? सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये बात कल मैंने एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में भी बोली है, उसका वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों को। तो लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं। हम तो बोलते हैं भाई वैक्सीन लगवाइए ना, आप स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाइए, उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जिसमें शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के ऊपर जीडीपी का सबसे कम प्रतिशत खर्च किया जाता है, बहुत कम प्रतिशत खर्च किया जाता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वास्थ्य सुविधा का भी यही हाल है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आदमी की ज़िंदगी बचाना, तो आप स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, भाई हम तो बोलते हैं सबको वैक्सीन लगवाइए, आप शिक्षकों को भी लगवाइए, छात्रों को भी लगवाइए। लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण होती है जीवन में, और जीवन के रीढ़ की हड्डी है शिक्षा। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा कवच दीजिए, लेकिन सरकार को स्कूल कॉलेज खोल देना चाहिए। और ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जो छोटे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण बात आपसे बोलना चाहूँगा, अंत में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो बस इतना कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके कि आप खुद जागरूक हो जाइए। आपको स्वयं अपना काम करना पड़ेगा। कोई मंत्री विधायक आपको साथ देने नहीं आ रहा है। जिनको आपने वोट दिया है तो वो वोट लेकर के और ना जाने कहाँ चले गए हैं। आप 5 साल तक उनको ढूंढते रहिए, पता नहीं चलेगा। और सरकारी नौकरी तो छोड़िए, अगर जिनको आपने वोट दिया है ना, इतना अधिकार आपको नहीं है कि आप अगर सोचे कि डायरेक्ट जा कर के विधायक से मिल लेंगे, तो मिलने के लिए तैयार तक नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों बस इतना निवेदन करूँगा कि अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा या जो अगला लोकसभा चुनाव आएगा, अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना आप लोग। अंत में बस इस बात के साथ अपना वीडियो ख़त्म करूंगा कि अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए।